ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं कर्वावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तक कंप्लीट हो गया था रिवीजन, और सुन भी लिया था आपसे। अब उससे आगे जितने चैप्टर्स हैं वो आपको दिए थे रिवीजन के लिए, तो हो गए हैं रिवाइज। आज ये आंसर। सर डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे नहीं हुए थे, मतलब हम सुना ही रहे थे और फिर वो एंड हो गया था। ओके, कहाँ तक हुआ था वो? स्टमक स्टमक अब चल रहा था। ठीक है। हो गया था सर पूरा लगभग। ठीक है, स्टमक से आगे सुनाइए कांचा। सर स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। हम्म। और सर स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और सर ये दो टाइप के मूवमेंट्स कराता है, सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन और पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट। और ये पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस मूव कॉन्ट्रैक्शन। हम्म। और सर ये पेरिस्टालसिस कॉन्ट्रैक्शन सर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से कंट्रोल हाँ, होता है। ठीक है। और सर स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है पाइलोरिक रीजन से और एंड होता है इलियोसिकल वॉल पे। ठीक है। और सर यहाँ पर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन्स का पूरा, ऑलमोस्ट पूरा ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है। सभी चीजों का कंप्लीट एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो जाता है, सभी चीजों। यस। अगर आपसे पूछे कि एब्जॉर्प्शन नहीं, डाइजेशन, डाइजेशन डाइजेशन सर। कंप्लीट हो जाता है यहाँ। ठीक है। एब्जॉर्प्शन जो आपने बताया वो ठीक है। आगे बताइए। सर और सर इनएक्टिव फॉर्म, सर एंट्रोकाइनीज जो एंजाइम्स होते हैं हम्म। वो इस पे प्रेजेंट होते हैं। जो पैनक्रियाटिक जूस आता है उसमें ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, जो प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके क्या बनाएगा, क्या बनेगा उससे? अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड। ठीक है। आगे। फिर सर डाइसैकराइड्स को कन्वर्ट करता है। सर इसमें एंजाइम होता है, सुक्रेज सुक्रेज होता है जो सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है। लैक्टेज होता है जो लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और मैल्टेज होता है जो माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है जी, मतलब, बहुत बढ़िया। और सर एक इस अमीनो बता। पेप्टाइडेज होता है जो पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है। पॉलीपेप्टाइड्स क्या है? सर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है प्रोटीन का। प्रोटीन ही होता है ये भी, ठीक है। और क्या बचा है इसमें? सर बस हो गया है। हाँ सर, और लेंथ। सर और दो चीजें, एम्प्यूला ऑफ वेटर और, सर वो शायद हाँ, रिपीट। बताइए वो भी। सर एम्प्यूला ऑफ वेटर ये होता है कि सर जो लेफ्ट और राइट हिपैटिक डक्ट होता है और सिस्टिक डक्ट होता है जो गॉल ब्लैडर से आता है, और लेफ्ट और राइट हिपैटिक डक्ट एक कॉमन हिपैटिक डक्ट फॉर्म करता है जिसको कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, सॉरी, कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। और पैनक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों डक्ट मिक्स होते हैं। और जो
ड्यूडेनम में जिसका ओपनिंग होता है उसको हम्म। एम्पुला ऑफ वेटर बोलते हैं। जहाँ पे ये ओपन होती है उसको डोडिनम एम्पुल ऑफ वेटर बोलते और सर इसमें एक स्पिंटर होता है, स्पिंटर ऑफ ओडियाई बोलते हैं उसको। हैं। हाँ। सर वो पैनक्रियाटिक, सर जो खाना आता है वो इस डक्ट में अंदर नहीं जाने देता है, मतलब जो ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना। ठीक है। लेंथ और बताइए इनकी, डोडिनम की कितनी होती है, जेजुनम की और इलियम। सर ड्यूडेनम की लेंथ होती है 25 मीटर, और सेंटीमीटर। जेजुनम की, सॉरी हाँ, 25 सेंटीमीटर। हम्म। जेजुनम की होती है 2.5 मीटर, और इलियम की होती है 3.5 मीटर। हम्म। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगला पार्ट क्या आता है केशव? सर इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है। ये पूरा सही बताया है हाँ सर आंसर? सही था। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन बताइए फिर। सर लार्ज इंटेस्टाइन की सर लेंथ होती है 1.5 मीटर। ठीक और है। इसकी सर शुरुआत होती है इलोसिकल वोल्व से। हम्म। इसमें सर पार्ट्स होते हैं सिग्मोइड, सीकम, फिर असेंडिंग कोलोन, फिर ट्रांसवर्स कोलोन, और डिसेंडिंग कोलोन, और सिग्मोइड कोलोन। ये सर इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है। और इसमें इसमें सर ये इसके काम होते हैं सर दो। एक तो ऑब्जर्व एब्जॉर्व करता है सर ये विटामिन के को और वाटर को, और विटामिन B12 को। और दूसरा सर इसका मतलब सर कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन हो जाता है जो जो भी चीजें रह गई थी, जैसे वाटर, ये विटामिन के और विटामिन B12। हम्म। यहाँ पे जो है एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। जी सर। हम्म। इसके बाद क्या आता है आप ही बताइए, कंप्लीट कर दिए डाइजेशन को। इसके बाद सर फिर पैनक्रियाज आता है। बताइए। पेनक्रियाज सर, पेनक्रियाज एक सर ग्लैंड है। ये सर एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होती है, यानी दोनों काम करती है। ठीक है। एंडोक्राइन का काम करती हैं सर, एंडोक्राइन में करती हैं इजलेट ऑफ लैंगरहैंस, और एक्सोक्राइन में करती हैं ग्रुप ऑफ एसिनोर सेल, जो पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करती हैं। ए साइन अब इसमें सेल। सर, हाँ सर ए साइन सेल। और इनको बोलते हैं आइलेट। एस साइलेंट आइलैंड। होता है इसमें। जी। ठीक है, बताइए आगे। फिर सर इसमें एंडोक्राइन में सर तीन इसमें वो होते हैं हॉर्मोन्स, अल्फा, बीटा और डेल्टा। ये तो सेल्स हैं। हाँ सर, हाँ सर सेल्स, अल्फा सेल, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल। हम्म। अब सर अल्फा का काम होता है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए स्टिमुलेट करना। और बीटा का होता है, नहीं सर, बीटा का होता है सर ग्लूकोज को और ग्लाइकोजन में। हम्म। इसका होता है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में, यानी जब बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है तो ये अल्फा सेल्स एक्टिव होती हैं, ये मेंटेन करती हैं उसको। और बीटा सेल्स जब ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है तो कम मेंटेन करने के लिए ये होती हैं। और सर डेल्टा सेल होती है सोमेटोस्टेटिन, ये दोनों को कंट्रोल करती हैं। अल्फा सेल बीटा सेल को करती है, बीटा सेल अल्फा को, और सोमेटोस्टेटिन दोनों को करती है। हम्म। ठीक है। हॉर्मोन्स तो हॉर्मोन्स भी बताइए इनके। हॉर्मोन्स, अल्फा सेल कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, बीटा कौन सा करती है? इसका तो हो गया सोमेटोस्टेटिन। हाँ सर, ये सर बीटा करती है सर इंसुलिन, और ये करती है ग्लूकोगोन। ठीक है, हो गया कंप्लीट ये। हाँ सर। और सर इसमें तीन चीज और थी एक्सोक्राइन पार्ट की, जो है मतलब जो एक्सोक्राइन से जो जूस होता है उसमें सर जो ट्राइग्लिसराइड होता है उसको सर लाइपेज ग्लाइसरीन में चेंज कर देता है। ट्राइग्लिसराइड और क्या है? सर ये फैट की फॉर्म होती है। हाँ, लाइपेज किस में कन्वर्ट करेगा इसको?
सर ग्लाइसरोल में। फिर सर इसके बाद पॉलीसैकराइड, ये सर प्लस में कार्बोहाइड्रेट की ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। हाँ सर फैटी एसिड। हाँ। फिर सर पॉलीसैकराइड, पॉलीसैकराइड को सर अमाइलेज कर देता है मोनोसैकराइड में। और प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड किसकी फॉर्म? ये सर कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है। फिर सर थर्ड है प्रोटीन, प्रोटीन हाँ। को सर ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड्स में। ठीक है। अगला पार्ट क्या है इसका, सौरभ? सर लिवर आता है। हाँ जी, बताइए लीवर का। लिवर सर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और हम्म। लगभग 1.5 किलो का होता है ये। ये बाइल सिक्रीट करता है और क्या कहते हैं, बाइल सिक्रीट करता है और एक हेपेरिन करके होता है सिक्रीट, उसको भी सिक्रीशन करता है जो कि नेचुरल होता है, एंटी कोगुले एंटी कॉग्नियल होता है वो। क्या मतलब होता है इसका, एंटीकोआगुलेंट? मतलब कोगुलेशन जो थक्का जो होता है ना उसको नहीं जमने देता ये। हम्म। ठीक है। और इसके फंक्शंस होते हैं तीन। एक होता है ग्लाइकोजेनेसिस, तो इसमें फॉर्मेशन होती है ग्लाइकोजन की, क्या ठीक है। कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट से। और जो दूसरा होता है ग्लाइकोजेनेलाइसिस, इसमें ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोजन का, इसमें फॉर्मेशन हो गई, इसमें ब्रेकडाउन हो गया। और जो लास्ट वाला आता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस, उसमें कार्बोहाइड्रेट की एब्सेंस में, मतलब फॉर्मेशन होती है ग्लाइकोजन की, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, किसी अन्य सोर्स के थ्रू वो होता है ये, मतलब फॉर्मेशन होती है। इसको करेक्ट कीजिए। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है। हाँ, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन किसकी होगी? इसमें फॉर्मेशन सर ग्लाइकोजन की होती है। ग्लूको है ये, ग्लूकोज की होगी। अच्छा हाँ, ग्लूकोज की फॉर्मेशन, हाँ। नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज। ठीक है। और सर इसमें एक लास्ट में पोर्टल ट्रेड था जिसमें कि बाइल डक्ट और पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरीज इन्वॉल्व होती है। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना, मैं पूछ लूँ क्या? जी पूछो। सर इससे पहले वाले स्लाइड में सर आपने ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का बताया कि इसमें फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज होता है। हम्म। तो सर ये फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज करके इसको ग्लाइकोजन में ही कन्वर्ट करता है ना? नहीं, जो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो सकती है चीज, वो कार्बोहाइड्रेट सोर्स से बनेगी वो। तो सर ठीक है। जो प्रोटीन और फैट के सोर्स होंगे उससे ग्लाइकोजन नहीं बनेगा? ये जो ग्लाइकोजन बन रहा है ये ग्लूकोज से बन रहा है। और ग्लूकोज आपको मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट जो आप खाने में ले रहे हो उससे। ठीक है। और जो ब्रेक डाउन हो रहा है ये ग्लाइकोजन का, ये वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज इसमें है। उससे अलग जिससे भी चीज से ग्लूकोज बनेगा वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में आएगा। ओके ठीक है। हम्म। हाँ जी, बताइए आगे। और सर एक एक पोर्टल ट्रेड बताया था, उसमें हाँ। तीन चीजें आती हैं, एक बाइल डक्ट आता है और पोर्टल वेन आती है और क्या कहते हैं, हेपेटिक आर्टरी आती है। पोर्टल वेन क्या है ये? पोर्टल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है न्यूट्रिएंट्स के साथ। कहाँ से लेती है क्या सर? ये न्यूट्रिएंट्स जो आप कह रहे हो, ये कहाँ से लेती है? न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेती है? न्यूट्रिएंट्स सर, ये क्या कहते हैं, जो भी मतलब सर जो खाया पिया है उससे ही न्यूट्रिएंट्स आते हैं। खाया पिया कहाँ रहेगा फिर आपका?
ब्लड में स्टोर होता है सर, मतलब ब्लड के थ्रू कैरी करता है वो पूरी बॉडी में, हाँ, मतलब ब्लड ट्रेवल से, करता है। ब्लड की सप्लाई, ब्लड में ही घुले हुए हैं न्यूट्रिएंट्स, तो ये ब्लड आया कहाँ से है ये? ये डीऑक्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, और जो कि क्वेश्चन समझ रहे हो आप? कि जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आप कह रहे हो कि पोर्टल वेन में होता है, तो ये ब्लड आया कहाँ से इसके पास? क्या हार्ट से सप्लाई हुई है ये? नहीं, हार्ट तो ऑक्सीजनेटेड सप्लाई करता है। फिर किससे हुई है ये? कहाँ से मिल गया इसको ये ब्लड? सर बाकी के जो ऑर्गन्स होते हैं, उनसे? बाकी ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट को छोड़ के बाकी जो, जैसे लिवर, तो लिवर में तो जा ही रहा है, क्या बोलते हैं इसे, ठीक है। इंटेस्टाइन वगैरह जो होती हैं, और? पेनक्रियाज, और? और ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, फेफड़े, लंग्स वगैरह, लंग्स हो गए। नहीं, केशव बताइए। फेफड़ों सर के ये पास जीआईटी न्यूट्रिएंट, ट्रैक्ट, फेफड़ों सर ये के पास जीआईटी से न्यूट्रिएंट्स है ही लाती नहीं। है, हाँ, जीआईटी जीआईटी से ट्रैक्ट। लेगी। हाँ सर, जितने भी जीआईटी ऑर्गन्स है ना वहां से लाती है ये। ठीक है, फेफड़ों के पास कहाँ से न्यूट्रिशन आ गया? ऑक्सीजन उनके पास तो बस। हम्म। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। जीआईटी के जितने भी ऑर्गन है, सबसे ये सप्लाई लेगी ये। ठीक है, हो गया लीवर कंप्लीट। हाँ सर, यही था। ठीक है, इससे अगला क्या है? लीवर से अगला? पूनम, ओम पूनम, बताइए। डाइजेस्टिव सिस्टम हम कर रहे हैं, जिसमें लीवर तक का पोर्शन हमने रिवाइज कर लिया है। इससे आगे का आप सुनाइए। मैंने तो लीवर तक ही लिख रखा है आचार्य जी। ठीक है जी। आकांक्षा, क्या बच गया इसमें और? सर और कुछ भी नहीं, सारा हो गया। हो गया कंप्लीट। इससे अगला सिस्टम कौन यस सा सर, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी है, सिस्टम। बताइए फिर आकांक्षा। सर एक्सक्रीटरी सिस्टम वो होता है जो वेस्ट मटेरियल को सर बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजेनस वेस्ट। एग्जाम्पल यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड और क्रेटनिन। ठीक है। सर इसमें बेसिकली सर जो किडनी होता है उसका वेस्ट होता है यूरिन, मतलब यूरिन जो एक्सक्रीट होता है वो किडनी की हेल्प से। और हम्म। स्किन स्किन का जो वेस्ट होता है वो स्वेट होता है। हम्म। लंग्स का होता है CO2। और लीवर का होता है यूरिया या फिर यूरिक एसिड। ठीक है। और सर स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ किडनी को नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। और नेफ्रॉन्स इनका इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। सर अब मैं सर आगे एक्सप्लेन करूँ यूरिनरी सिस्टम। हाँ, कंप्लीट करिए सिस्टम। सर तो दो किडनी होती है जिसमें जिसके पीछे एड्रीनल ग्लैंड होता है। पीछे? यस सर, किडनी के पीछे साइड होता है। ऊपर होता ऊपर है? होता हाँ सर, ऊपर होता है पर वो पीछे भी तो होता है ना। हाँ, लेकिन आप ऊपर बोलेंगे, पीछे नहीं होता। थोड़ा सा टेढ़ा होता है लेकिन पीछे नहीं होता। ठीक है सर। सुप्रा रीनल ग्लैंड इसीलिए बोलते हैं इसको। सुप्रा मतलब ऊपर, सुपीरियर पोजीशन पे है। रीनल मतलब किडनी। ठीक है सर। सर इसके बाद इसमें आता है हाइलम। सर जो किडनी के अंदर जाने का कोई भी एंट्री पॉइंट को हाइलम बोलते हैं। फिर हम्म। रीनल पेल्विस होता है जहां पर यूरिन कलेक्ट होता है। और सर इसके दो पार्ट होते हैं, आउटर पार्ट, और किडनी के आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं और इनर पार्ट को मेड्यूला बोलते हैं। ठीक है।
सर ये सीक्वेंस में 4 पार्ट होते हैं। किडनी हम्म। होता है, उसके बाद यूरेटर होता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर होता है, फिर यूरेथ्रा होता है। ठीक है। और सर इसका फंक्शन यही होता है कि ये यूरिन फॉर्मेशन ऑफ हम्म। और सर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होता है और फिल्टरेशन ऑफ ब्लड होता है। ठीक है। सर एक किडनी में अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। सर जिसमें हम लोग बताते जाइए आप। सर जिसमें हम लोग 6 lakhs ही यूज कर पाते हैं पूरे लाइफ टाइम में। सर उसके बाद जो कॉर्टेक्स होता है उसमें कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं। वो स्मॉल इन साइज होते हैं, लेकिन उसमें पर वो बहुत ज्यादा नंबर्स में होते हैं, इसीलिए उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम यूरिन का फॉर्मेशन होता है। और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो होते हैं वो लार्ज इन साइज होते हैं, लेकिन वो नंबर में कम होते हैं, तो इसमें यूरिन का फॉर्मेशन कम होता है कंपैरेटिवली। ठीक है। उसके नेफ्रॉन बाद के पार्ट्स बताइए सीक्वेंस। सर नेफ्रॉन सर नेफ्रॉन सर सर 2 टाइप के होते हैं, कॉर्टेक्स और हाँ, मेड टाइप हो गई, बस इसके पार्ट्स बताइए आप सीक्वेंस में। नेफ्रॉन के पास सर वो बोमेंस हाँ हाँ। सर फर्स्ट होता है बोमेंस कैप्सूल, उसके बाद होता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, हाँ। उसके बाद लूप ऑफ हैनले, हम्म। उसके बाद डीसीटी, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, और फिर उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है। इसके बाद एक्सक्रीशन में और कुछ बचा है इसकी डिटेल्स के अलावा? नेफ्रॉन हाँ की सर, एक डिटेल्स? सीक्वेंस बताई थी सर आपने एक। किस चीज सर की वो सीक्वेंस? ग्लो सर फिल्टरेशन कैसे होता है, मतलब जो बोमेंस कैप्सूल में फिल्टरेशन होता है उसको ग्लोमेरुलर ग्रो ग्लोमेरुलर। ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन बोलते हैं। जो हाँ। ट्यूब्यूल्स में होता है उसको ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और जो सर जो कलेक्टिंग डक्ट से सर बाहर हो जाता है उसको ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, ये तीन इसमें स्टेप्स हो गए। ठीक है, और तो कुछ नहीं है इसमें। और एक सर यूरिन में वो कि क्या बताया आपने? कंपोनेंट, सर कंपोनेंट्स ऑफ यूरिन। हाँ, वो छोड़ो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। पढ़ लिया है ना आप सबने? जी सर। ठीक है। इसके बाद अगला सिस्टम कौन सा आता है केशव? सर 2 पॉइंट्स और थे सर उसमें। बताइए। एक सर वो स्मेल इन यूरिन और कलर, उसका कलर। हाँ, बताइए क्या थे वो? सर जो स्मेल होती है वो अमोनिया के कारण होती है। और जो कलर होता है वो क्या कहते हैं, यूरोक्रोम के, यूरोक्रोम के कारण होता है। येलो कलर। ठीक है। एक चीज और भी है वैसे तो, डायलिसिस। ये डायलिसिस क्या सब होता है? सर जब किडनी काम करना बंद कर देती है मतलब, तो फिर सर आर्टिफिशियली तरीके से ब्लड को फिल्टर किया जाता है। तो एक तरह से इसको बोल सकते हैं हम आर्टिफिशियल किडनी। हम्म। ठीक है। हाँ, इससे अगला सिस्टम बताओ केशव। सर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, बताइए। सर इसमें मेन सर हार्ट होता है, जी। जो कि सर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सर स्टर्नम के पीछे होता है। हाँ। और जो लेफ्ट लंग्स होता है उस तरफ थोड़ा सा मतलब लेफ्ट लंग की तरफ प्रेजेंट होता है सर ये। ठीक है। और इसका इसका साइज सर फिस्ट जितना होता है। ठीक है। फिर इसकी सर लेयर आती है सर। लेयर सर इसकी 3 होती है।
फिब्रस फिब्रस पेरिकार्डियल और पेरिकार्डियल फिब्रस पेरिकार्डियल पेराइटल पेराइटल पेरिकार्डियम पेरिकार्डियल कैविटी और सीक्वेंस विसरल में बताइए पेरिकार्डियम। इसको, सीक्वेंस में सबसे हाँ आउटर सर। कौन सी है? सर सबसे आउटर सर ये एपिकार्डियम होगी। पेरिकार्डियम होती है सर। हाँ, पेरिकार्डियम हाँ के पार्ट सी। पेरिकार्डियम में भी कौन सा पेरिकार्डियम सबसे बाहर होती है? सर सर, फिब्रस पेरिकार्डियम। फाइब्रस होती है, फिर उसके बाद? फिर उसके बाद सर पेराइटल पेरिकार्डियम। फिर सर पेरिकार्डियल कैविटी। फिर ठीक सर है। विसरल पेरिकार्डियम और फिर मायोकार्डियम और फिर एंडोकार्डियम। हार्ट में सर फिर सर हार्ट में चार चैम्बर्स होते हैं। ठीक है। राइट राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, अपर एंड लोअर, और लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। और फिर सर इसके इनके अंदर सर वोल होते हैं जो राइट राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच के वोल को बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वोल। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के वोल को बोलते हैं बाइकस्पिड वोल या मिट्रल वोल। ठीक है। हाँ। और सर जो सर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी उस वो भी सर उसको सर पल्मोनरी पल्मोनरी वोल बोलते हैं। ये भी सर ट्राइकस्पिड की तरह ही होता है, मतलब इसमें भी तीन ही होती हैं। और सर एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल का भी सर ये भी ट्राइकस्पिड वोल में आता है, इसे एओर्टिक वोल बोलते हैं। ठीक है। हार्ट साउंड बता दीजिए यहीं पे। सर हार्ट साउंड लब लब और डब होती है। लब होती है ट्राइकस्पिड वोल और बाइकस्पिड वोल जब बंद होती हैं, और डब होती है तब जब पल्मोनरी और एओर्टिक वोल होते हैं। ये फर्स्ट हार्ट साउंड है S1 और ये सेकंड है। S2। फिर ठीक सर है। इसके बाद ब्लड सर्कुलेशन आता है कि ब्लड सर्कुलेशन हार्ट का कैसे होता है। हम्म। तो इसमें सर ऊपर की तरफ से सुपीरियर वेना कावा ऑक्सीजन लेस ब्लड को लाती है, नीचे से इंफीरियर वेना कावा ये दोनों सर लाके फिर लेफ्ट एट्रियम के पास लेफ्ट एट्रियम में ब्लड एंटर करता है। फिर इससे लेफ्ट एट्रियम में सर। राइट एट्रियम में आएगा सर। हाँ हाँ सर राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वोल, फिर ट्राइकस्पिड वोल से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मो ये पल्मोनरी वोल्व, पल्मोनरी वोल्व से लंग्स के पास, वहाँ से कैपिलरीज में चेंज होके फिर पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स से फिर आएगा लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वोल या मिट्रल वोल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर एओर्टिक वोल्व से चला जाएगा एओर्टा एओर्टा में, और एओर्टा से फिर एओर्टा से आर्टरी में, आर्टरी से फिर आर्टेरियोल्स में, और आर्टेरियोल से फिर कैपिलरीज में, और फिर कैपिलरीज से फिर ये लंग ऑर्गन्स के पास चला गया, फिर दोबारा से वही सीक्वेंस चल जाती है। ठीक है जी, इससे आगे बताइए। इससे आगे सर वो क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल होता है सर। कंडक्शन भी बचा हाँ, अभी तो। जिसमें हाँ, कंडक्शन वाला जो होता है उसमें दो होते हैं, एक ऐसे नोड होता है और एक एवी नोड होता है। सीक्वेंस बता दीजिए बस इसकी कैसे चलता है। सर ये किस सीक्वेंस से चलता है? हम्म। क्या कहते हैं, एक ऐसे एट्रियल क्या कहते हैं, हाँ सर, ऐसे नोड्स होती हैं वो इधर एवी नोड के बाद
हिज। एवी नोड के बाद हाँ, एवी नोड के बाद फिर बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज आगे फर्दर क्या कहते हैं, डिवाइड हो जाता है दो ब्रांचेस में, तो उसको बोलते हैं बंडल ऑफ ब्रांचेस, ब्रांचेस ऑफ बंडल। बंडल ब्रांच। बंडल ब्रांचेस, हाँ बंडल ब्रांचेस फिर आगे क्या कहते हैं, दोनों तरफ लेफ्ट और राइट डिवाइड हो जाती हैं फाइबर्स में, पुरकिंजे फाइबर्स में। ठीक है। कार्डियक साइकिल। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना था, काफी दिनों से अभी टॉपिक हुआ तो पूछ ले क्या? बताइए। सर ये आपने बोला था ना कि ये जो ऐसे नोड होता है सीनोएट्रियल नोड, इसको हम्म, पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। तो आपने बोला था कि ये आप बताएंगे, लेकिन फिर किसी ने पूछा नहीं। ये बता चुका हूं मैं। नहीं सर, आपने नहीं बताया, आपने बोला था आप बताएंगे क्लास के एंड में। हाँ, कौन था क्लास में जब मैंने बताया था कि ऐसे नोड कैसे स्टार्ट होता है यहाँ से कंडक्शन? सर ये आपने बताया है कि ऐसे नोड से इम्पल्सेस आते हैं और हम्म। फिर वो एवी नोड पे जाते हैं, ये आपने बताया है। आपने बोला था इसको पेस मेकर ऑफ हार्ट क्यों कहते हैं, ये आपने बोला था कि ये आप बताएंगे। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं। उसमें जो स्पेसिफिक क्वेश्चन था वो ये था कि एवी नोड का तो चलो ठीक है कि यहाँ से करंट ऐसे नोड से इसके पास आ गया, ऐसे नोड में करंट कहाँ से आया? यस ये सर। ये क्वेश्चन था उस टाइम पे। यस सर। हाँ, तो ये बता चुका हूँ मैं। तो कौन बताएगा ये? कौन था उस दिन क्लास में? कोई भी नहीं था। सर ध्यान, सर मुझे तो सर ध्यान नहीं है कि पता नहीं सर, शायद मैं होऊंगा नहीं। सर क्लास में तो थे लेकिन सर याद नहीं आ रहा। सर सर ब्रेन की तो शायद, बात है क्या कुछ? शायद सर ये हुआ नहीं है सर, शायद। इसका एक ही रीजन है। सर एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट होता है। ऐसे नोड जो कि राइट एट्रियम पर सिचुएटेड होता है ये। ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसे नोड कहाँ पे प्रेजेंट है, तो ऐसे राइट एट्रियम पे है। तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जो है स्टार्ट होता है। एक्शन पोटेंशियल कैसे स्टार्ट होता है? ये एक तरह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है ये। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल, मैंने बताया था आपको कि इसमें जो मेम्ब्रेन होती है वो पोलराइज और डीपोलराइज होती है। यानी कि जब, ये आपको बता चुका हूं मैं कि सेल के अंदर जो आयन प्रेजेंट होता है वो होता है पोटेशियम। के मतलब पोटेशियम और के मतलब किंग। राजा अंदर रहेगा, जो भी सैनिक हो वो बाहर खड़े रहते हैं। ठीक है। सैनिक कौन है? सोडियम। तो ये सोडियम पोटेशियम पंप होता है ये। बताया था ये। ये वाला बताया था सर। हाँ, यही है इसका रीजन कि जो सोडियम है वो अंदर चला जाता है इसमें, और जो पोटेशियम है वो बाहर आ जाता है इसमें। ठीक है। इससे क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है वो डीपोलराइज हो जाती है। और जब डीपोलराइज हो जाती है तो जो कैल्शियम चैनल है वो ओपन हो जाते हैं। और जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन होंगे तो पॉजिटिव जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एसए नोड के पास पहुंच जाएगा। यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिकल करंट बोल लो या सिग्नल बोल लो, ये एसए नोड के पास पहुंच जाएगा। हुआ कुछ थोड़ा सा क्लियर? यस सर। सर मतलब अगर कोई बहुत दिन तक अगर सोडियम इनटेक नहीं कर रहा है, तो फिर ये वाले फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आएगी, हार्ट मतलब रेट स्लो हो जाएगा। इसीलिए जब भी हार्ट की बात करते हैं तो किडनी की बात हम साथ में करते हैं। जब भी हम हार्ट के टेस्ट करवाते हैं तो एलएफटी और केएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट, ये दोनों देखने होते हैं। क्योंकि जो सोडियम और पोटेशियम आयन है ये केएफटी में आपको देखने को मिलते हैं, उसमें रिजल्ट सामने आता है।
और अगर इन आयंस का बैलेंस बिगड़ जाता है तो सबसे खतरनाक सिचुएशन होती है वो। ठीक है, क्योंकि जो भी जितनी भी सेल्स हैं जहां पे भी कंडक्शन या फिर इस तरह का कुछ इनिशिएशन हो रहा है, तो वहाँ सोडियम पोटेशियम पंप हर जगह प्रेजेंट। ठीक है, और जैसे जैसे ये सोडियम आयंस अंदर जाते जाएंगे, यानी कि अब जैसे ये एक लेयर बना देता हूं मैं, यहाँ पे पोटेशियम है, यहाँ पे सोडियम है और कैल्शियम है। तो सोडियम और कैल्शियम ये दोनों अंदर आते हैं। तो यानी कि जब बाहर, पहले तो न्यूट्रल थी ये, मान लो कि जीरो चार्ज था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जैसे ही बाहर से पॉजिटिव आयन अंदर आ जाएंगे, यानी कि अंदर क्या चार्ज आ जाएगा अब, अंदर वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, बाहर वाली पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव आयन वहां से हट गए हैं। क्योंकि पहले तो क्या था कि मान लिया 10 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट थे और 10 ही नेगेटिव थे, तो इन्होंने चार्ज को कैंसिल कर दिया था, जीरो थे। अब पॉजिटिव वाले कम हो गए हैं क्योंकि अंदर आ गए हैं, और तो बाहर की साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव को। ठीक है, और ये तब तक आते रहते हैं, एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं थ्रेश होल्ड पोटेंशियल। तो जब तक ये कंडीशन नहीं आ जाती है, जब तक सोडियम आयंस अंदर आते रहते हैं। और जब ये, ठीक है, अभी सोडियम आ रहे हैं, बस कैल्शियम नहीं आ रहे हैं अभी। जब लगातार सोडियम आता रहेगा तो बाहर नेगेटिव हो गया, अंदर पॉजिटिव हो गया, और थ्रेश होल्ड पे हम पहुंच गए। जैसे ही थ्रेश होल्ड पे पहुंचते हैं तो कैल्शियम चैनल चैनल जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। और जब वो ओपन हो जाएंगे तो कैल्शियम आयंस भी क्या होंगे, अंदर आना शुरू कर देंगे सेल के अंदर। और जब ये अंदर आना शुरू करेंगे, तो यानी कि जैसे ही कैल्शियम आयन कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे, कैल्शियम अंदर आएगा, तो अब जो चार्ज होगा वो शिफ्ट हो जाएगा। वो जो आप बोलते हो कि ट्रेवल कौन करता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं। अगर करंट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं हमेशा, यानी कि नेगेटिव चार्ज जो है ट्रेवल करता है। तो जब थ्रेश होल्ड पे पहुंच जाएंगे और उसमें कैपेसिटी नहीं बचेगी, सोडियम जितना आना था आ गया, अब पोटेशियम क्या होगा, एक्सचेंज होगा। और जैसे ही आप यहीं तक समझ लो कि जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन होंगे, तो कैल्शियम अंदर आना जैसे ही शुरू होगा, तो यहाँ पे करंट जनरेट हो जाएगा एसए नोड पे। ठीक है, अब क्लियर है। यस सर। ठीक है, थैंक यू का, सर। कार्डियक साइकिल बताइए अब, कौन सुना रहा था, सौरभ? यस सर। बताइए। सर कार्डियक साइकिल जो होता है वो 0.8 सेकेंड का होता है। ठीक है, और इसमें दो मूवमेंट होती हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल क्या है? सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल का कॉन्ट्रैक्ट। मतलब होता है रिलैक्स। ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, दो उसमें होती है, एक होता है क्या बोलते हैं, एट्रियल इसमें सिस्टोल। इसमें बस वो बता दीजिए मुझे, फेजेस बता दो और उनका टाइम बता दो। सबसे पहले क्या होगा? सर एट्रियल सिस्टोल प्लस एट्रियल डिस्टोल। और इसमें टाइम जो होता है वो एट्रियल सिस्टोल का 0.1 और इसका 0.7। डायस्टोल कैसे हो जाएगा? अभी तो सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे पहले तो वो। हाँ जी केशव, कुछ बताना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं तो इसे ही बताना चाह रहा था। बताओ। सर एट्रियल सिस्टोल जो होता है सर, वो 0.1 सेकेंड का होता है। और ठीक है, बचा अगली। हुआ सर जीरो हाँ सर, पॉइंट थ्री सेकेंड का सर वेंट्रल वेंट्री। वेंट्रल सिस्टोल सर। वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। हाँ, ये कितना टाइम होगा इसका? इसका 0.3। और ठीक है, इसके इसके बाद बाद जो क्या होता है, आएगा? इसके बाद जो होता है वो होता है जॉइंट डिस्टॉल होता है।
जिसका जो टाइम, इसका टाइम होता है, ये बचा हुआ कितना हो गया, 4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड। जॉइंट डायस्टोल का मतलब क्या है? जॉइंट डायस्टोल में सर एट्रियल वेंट्रिकल, एट्रियल और वेंट्रिकल दोनों होती हैं। एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। डाय- ठीक है, इतना भी याद रख लेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और क्या है इससे अलग टॉपिक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में? सर ब्लड है, ब्लड। ब्लड। पूनम, ब्लड के बारे में बताइए थोड़ा सा। जी आचार्य जी। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, और हाँ जी। ब्लड की स्टडी होती है उसको होम्यो हेमेटोलॉजी कहते हैं। और नेचर में ये अल्कलाइन होता है। और ब्लड को जो मापा जाता है, उस ब्लड को हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। हाँ जी, बताते जाइए और आप, लिखता रहूंगा मैं तो। जी आचार्य जी। आगे और इसमें बताइए। जी, इसमें प्लाज्मा होता है। और हम्म। प्लाज्मा जो होता है ये सॉल्वेंट फॉर्म में होता है, और एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, सोलुबल होता है, जिसमें WBC, RBC और प्लेटलेट्स होते हैं जो। ब्लड सेल्स। हाँ जी। तो परसेंटेज क्या होती है इनकी? ये 45% होता है, या 55, और जी प्लाज्मा 55 और ब्लड सेल 45। ठीक है। और प्लाज्मा में वाटर, प्रोटीन और इलेक्ट्रोसाइट्स होते हैं। वाटर ठीक है। इसमें 90% होता है, बाकी ये जो बचे हुए होते हैं जी। ठीक है, इससे आगे बताइए। प्रोटीन, ब्लड सेल्स का बताइए थोड़ा सा। ब्लड सेल में जैसे RBC है, इनको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, WBC को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को वो थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं जी। ठीक है। और WBC के भी पार्ट हैं जी। हाँ, कौन से हैं? लिम WBC के हैं लिम्फोसाइट, न्यू न्यूट्रोसाइट और लिम्फोसाइट, न्यूट्रोसाइट, एसिनोफिल और बेसोफिल्स। न्यूट्रोसाइड तो कुछ नहीं होता। एरिथ्रोसाइट और का आप बताइए, आरबीसी का बताइए। रिवाइज नहीं आज किया ये वाला? आज नहीं किया आचार्य जी, वैसे थोड़ा सा नहीं हो पाया। चलिए कोई नहीं, अब सुन लेना आप, ठीक है, तो रिवीजन हो जाएगा आपका। हाँ जी सौरभ, बताओ। सर जो इरेथ्रोसाइट्स होते हैं ये, हम्म। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। और ये क्या कहते हैं, इस ये जो 4 से 6 मिलियन होते हैं, वो क्या कहते हैं, प्रति 100 ml पर। और इनकी जो लाइफ होती है वो 120 दिन की होती है। ठीक है। और क्या कहते हैं, हाँ, और ये जो होते हैं इनकी जो फॉर्मेशन होती है वो बोन मैरो में होती है। अब जो, हाँ, ऐसे था कि 20 साल से पहले ये लॉन्ग और फ्लैट बोन्स में होते हैं, और 20 साल के बाद ये जो बोन्स जैसे स्टर्नम, रिब्स और स्कैपुला, इन सब बोन्स में होता है, ठीक है। फॉर्म होती है। और इसके ठीक है। बाद, और हाँ, एक पॉइंट आता है ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, वो स्प्लिन होता है। ठीक है, क्या मतलब है ग्रेवयार्ड का? कब्रिस्तान, मतलब यहीं हाँ। पर आके ये वो खत्म हो जाती हैं। जो इनका टाइम पीरियड होता है 120 दिन का, उसके बाद यहीं पर आके ठीक है, खत्म। डब्ल्यूबीसी बताइए। WBC दो टाइप होते हैं, एक होती है ए ग्रेनुलोसाइट, और एक होता है ग्रेनुलोसाइट। जो ए ग्रेनुलोसाइट होता है, हाँ, इससे पहले सर WBC के बारे में था कि इसको सोल्जर सेल भी बोलते हैं, सोल्जर सेल और फाइटर सेल भी बोलते हैं।
और इनकी जो नंबर्स होते हैं वो 8 से 10 हजार होते हैं, और 2 से 4 दिन का इनका लाइफ स्पैन होता है। ठीक है। अब जो टाइप्स हैं इसमें ए ग्रेनुलोसाइट जो होते हैं उसके 2 टाइप होते हैं। ए ग्रेनुलोसाइट के 2 टाइप होते हैं, हम्म। जिसमें कि जिसमें जिसमें एक होता है लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट। जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट में 3 वो होते हैं सेल्स, हम्म। जिसमें कि एक होता है टी सेल बी सेल, टी सेल बी सेल, और होता है नेचुरल किलर। हाँ, नेचुरल ठीक है। किलर होता है सर एक। हम्म। फिर मोनोसाइट जो होते हैं वो नंबर्स में ज्यादा होते हैं, नहीं साइज में ज्यादा होते हैं, बड़े होते हैं मतलब। हम्म। और ग्रेनुलोसाइट्स जो होता है उसमें उसमें 3 डिवीजन होते हैं, 3 टाइप होते हैं इसके। एक होता है बेसोफिल और इजोफिल, एजिनोफिल, और एक होता है न्यूट्रोफिल। हम्म। अब जो इजोफिल होता है ये एलर्जिक रिस्पॉन्स देता है, और ठीक है। जो बेसोफिल होता है वो क्या बोलते हैं, हेपेरिन नहीं, हिस्टामिन हिस्टामिन रिलीज करता है। हम्म। और न्यूट्रोफिल वो वो साइज में बड़ा था। हाँ, ये नंबर्स में ज्यादा होते हैं न्यूट्रोफिल। ठीक है। और जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, जो हम्म। प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो 2.5 लाख होती है प्रति 100 ml पर। और इनका जो लाइफ टाइम होता है वो 10 दिन के करीब होता है, 8 से 10 दिन। और हम्म, ये जो फॉर्म होता है ये, काम क्या होता है इनका? इनका काम होता है सर, ये होमोस्टेटिस का काम होता है। सही लिखा है मैंने ये? और नहीं नो लिखा है तो फिर स्पेलिंग बताओ। नो सर। सर, हीमोस्टेसिस होता है। हम्म। हीमोस्टेसिस, हीमो मतलब ब्लड, और स्टेसिस मतलब स्टॉप। हम्म। हाँ, रक्त का काम होता है सर। हाँ जी। ठीक है। और सर हाँ, जो प्लेटलेट्स होते हैं जब कम हो जाते हैं तो डेंगू मलेरिया हो जाता है। और जब डेंगू मलेरिया हो जाता है तो ये कम हो जाते हैं, ऐसे बोलो। हाँ, जब डेंगू मलेरिया हो जाता है तो ये कम हो जाते हैं। और जब हाँ, जब ये हाई होते हैं, जब ज्यादा हो जाते हैं, तो वहां पर होती है थ्रोम्बोब्लास्ट। इसमें भी सर ऐसे ही बोलेंगे, थ्रोम्बोब्लास्ट हो जाता है तो ज्यादा हो जाती है। नहीं, इस बार आप ठीक हो। और जब कम हो जाते हैं बिल्कुल, मतलब जब बनते ही नहीं है, नो फॉर्मेशन होती है, जब कोई फॉर्मेशन ही नहीं होती, तो उसको बोलते हैं हीमो हीमोफेल हीमो हीमोफेलिया। हीमोफीलिया। हाँ, हीमोफेलिया। ठीक है। हो गया कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कंप्लीट। हाँ सर। ठीक है, इससे अगला कौन सा आता है आकांक्षा? रेस्पिरेटरी सिस्टम से। बताइए जी। सर रेस्पिरेटरी सिस्टम में सर मेन फंक्शन। ऑर्गन्स की वो बता दीजिए बस सीक्वेंसेस में। सर पहले नोज आता है, फिर नेजल नोज। कैविटी, फिर फेरिंग्स के 3 टाइप, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स। उसके बाद उसके बाद ट्रैकिया आता है। फिर ट्रैकिया से ब्रोंक ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस और एल्वोलाई। सर उसके बाद होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। हाँ, इसमें आप पॉइंट बताइए मुझे, कितने टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं? एक्सटर्नल और इंटरनल, टिश्यू रेस्पिरेशन, सेल रेस्पिरेशन, ये क्या चीज है? सर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन तब होता है जब सर पल्मोनरी आर्टरी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं वो लंग्स में एल्वोली एल्वियोली के हेल्प से
वो ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं, फिर वो पल्मोनरी वेन से फिर से हार्ट में चले जाते हैं। एक्सचेंज ऑफ और गैसेस किन दो चीजों के बीच में होगा, बस इतना बता दीजिए। सर बिटवीन लंग कैपिलरीज एंड एल्वियोली। ठीक है, इंटरनल इसमें सर रेस्पिरेशन। इसमें बिटवीन कैपिलरीज एंड टिश्यू। फिर सर है सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें सर जब यहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है, इंटरनल रेस्पिरेशन हो जाता है, उसके बाद सेल यूज करता है O2 को और ग्लूकोज। सर सेल यूज करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज को टू फॉर्म ATP। ठीक है, अब इसमें आप बता दीजिए मुझे, रेस्पिरेशन हो गया आपका। हो ही गया है। क्या ये ठीक है केशव, तीनों पॉइंट? जी सर। ठीक है, अगला सिस्टम बताइए रेस्पिरेटरी सिस्टम से। सर इसमें भी सर अभी रह रहे हैं सर काफी सारे। क्या रह गया? एक सर नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन आ गए लंग्स के, रह गए। बाकी सिस्टम बच जो जाएंगे फिर। ठीक है, वो आपने रिवाइज कर लिया, अच्छी बात है। जो मेन था सीक्वेंस मैंने पूछनी थी। ठीक है, जी अगला सर। सिस्टम बताइए। सर इसके रेस्ट। बाद हाँ, नर्वस केशव। सिस्टम है। नर्वस। केशव। नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बताइए केशव, जो मेन पॉइंट्स हैं वो बताइए। सर सॉरी टू इंटरप्ट, पर एक हम्म। इम्पोर्टेंट चीज रह गया है। सर वो हम्म। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, वो आपने बताया था ना, इम्पोर्टेंट है वो। हाँ, वो रह गया। वो कौन बताएगा? एंट्रेज कर लेगा। फटाफट से बताना है, बिल्कुल। बताओ आकांक्षा। सर सबसे पहले होता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम होता है कि जब हम रेस्ट में रहते हैं तो द अमाउंट वॉल्यूम ऑफ एयर हम इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं। फिर होता है रेस्पिरेटरी और रिजर्व वॉल्यूम। सर नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर हम इंस्पायर करते हैं वो होता है नाम रेस्पिरेटरी। बताइए क्या होता है। सर मतलब क्या, कौन सर सी वॉल्यूम होती है ये? सर इंस्पिरेटरी, सॉरी हम्म, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। फिर उसके बाद होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो ये पॉइंट बताइए, यहाँ पे क्या लिखूं मैं? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल और पैसिव इंस्पिरेशन। ठीक है, ARV क्या होता है? सर एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। इंस्पायर्ड। expired expired after normal expiration। ठीक है। फिर रेसिडुअल वॉल्यूम होता है, जिसका मतलब होता है सर द वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन नेवर बी रिमूव फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, कैपेसिटी और बता दीजिए जल्दी। सर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होता है टीवी प्लस IRV। फिर वाइटल कैपेसिटी होता है ERV+TV+IRV। फिर होता है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी और TV+ERV। उसके बाद होता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी हम्म, ERV+RV। सर फिर होता है वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग वाइटल तो हो कैपेसिटी। गया। वाइटल तो हो गया। अच्छा हाँ, टोटल लंग कैपेसिटी सर सारा को ऐड करना पड़ता है ERV+RV+TV+IRV।
प्लस IRV। सर मेरे को एक थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ये जो मैंने ERV बताया ये क्या मैंने सही बताया है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। हम्म। ठीक है। ठीक है सर, हो ठीक है। गया। हम्म। ठीक है, अब बताइए केशव, नर्वस सिस्टम, सर नर्वस सिस्टम। मेन पॉइंट्स बस। सर इसके दो काम होते हैं, एक तो सर ये होम्योस्टेसिस, इसका मतलब संतुलन बनाने का काम करता है। और दूसरा सर सेंसरी को, सेंसेस को मतलब संवेदनाओं को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन मतलब ब्रेन तक पहुंचाना और अफेक्टेड पार्ट तक वापस लाना। और सर इसकी ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है सर न्यूरॉन। हम्म। इसमें सर सेल बॉडी और एक्सोन और डेंड्राइट होते हैं। इसमें हम्म। सर जो एक्सोन होता है वो सर फार अवे फ्रॉम सेल बॉडी सिग्नल्स को ले जाता है, और डेंड्राइट फॉरवर्ड टू सेल बॉडी। फॉरवर्ड। हाँ मतलब सर डेंड्राइट सेल बॉडी के पास लाता है। हम्म। टू वर्ड्स। बताते फिर रहिए। सर इसमें दो फिर सर इसमें दो न्यूरॉन आते हैं, एक सेंसरी न्यूरॉन और एक मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन होता है वो जो सर सेंस इम्पल्सेस को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाता है। और सर ठीक है। मोटर हो जाता है सर जो वापस इम्पल्सेस को लाता है। इसमें फिर सर रुक ब्रेन के के मत सर बताइए, पार्ट। टॉपिक रह जाएगा। हाँ सर ब्रेन के सर पार्ट्स होते हैं तीन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर आते हैं सर सेरिब्रल, सेरिबेरम, सेरिब्रम, और दूसरा थैलेमस हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में आते हैं कोरपोरा, हाँ कोरपोरा सर मिड ब्रेन, और सर हाइंड ब्रेन में आते हैं पोन्स, मेडुला और ओब्लोंगेटा। ठीक है। ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में सर तीन चीजें आ जाती हैं, पोन्स, मेडुला ओब्लोंगेटा और मिड ब्रेन। इसमें सर फिर थ्री प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स बताई थी सर। हाँ वो छोड़िए, उससे आगे बताइए। फिर सर इसमें सेरिब्रम, सेरिब्रम जो है सर सेरिब्रम में सर चार लोब होते हैं, फ्रंटल लोब, हम्म। पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। और दो ठीक है। हेमिस्फेयर, हम्म। दो हेमिस्फेयर राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर। लेफ्ट हेमिस्फेयर राइट बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट साइड की, और लेफ्ट राइट लेफ्ट को। आपस और में सर किससे जुड़े होते हैं ये? सर कॉर्पस कैलोसम। ठीक है। इससे आगे बताइए सौरभ। सर ये इसके बाद इसमें एक पॉइंट है कि जो ग्रे मैटर होता है वो बाहर होता है और वाइट मैटर अंदर होता है। और फिर आ जाता है थैलेमस जो कि रिले स्टेशन का काम करता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स और ये क्या कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। और ये क्या कहते हैं, हाँ ये हो गया। और सेंसरी जो वो होती है इम्पल्सिस को कॉर्टेक्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक ले जाता है। ठीक है। और फिर जो हाइपोथैलेमस होता है वो सिरकैडियन क्लॉक मेंटेन करता है। हम्म। और यही होता है, हाँ ये हो गया। और फिर उसके बाद सर इसका तो मेन यही काम होता है। और इसमें हाँ टेम्परेचर मेंटेन करता है दूसरा, टेम्परेचर हम्म। इमोशन ये जो सारी चीजें होती हैं। हाँ। और मिड ब्रेन में तीन होते हैं, एक होता है कॉर्पस क्वाड्रिगेमिया और सेरेब्रल क्वाड्री सेरेब्रल क्वाड्री जमाइना। हाँ क्वाड्री जमाइना। और एक होता है सेरेब्रल पेंडुकल। और एक एक होता है बेसल गैंग्लिया। ठीक है। और फिर जो हाइंड ब्रेन होता है उसके तीन पार्ट्स होते हैं, बोन्स, मेड्यूला और सेरेबेलम। तो जो हम्म। पोन्स होता है वो रेस्पिरेटरी में काम, मतलब रेस्पिरेशन का को वो करता है रेगुलेट। हम्म। और उसके अलावा जो मेड्यूला होता है वो कार्डियोवैस्कुलर और क्या बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट
और रेस्पिरेशन। ठीक है। और फिर जो सेरिबेलम होता है, वो क्या कहते हैं, दो पार्ट्स होते हैं जो कि वर्मिस से डिवाइड होता है। दो हेमिस्फेयर होते हैं इसके भी। हाँ, दो हेमिस्फेयर होते हैं जिसको, जिसकी जो डिवाइड नहीं होता, ये जोड़ता है इसको। जोड़ता है, हाँ, बीच का जो जोड़ता है उसको वर्मिस बोलते हैं। काम और क्या है इसका, सेरिबेलम का? हाँ, इसका जो काम है वो सर एक पोस्चर बैलेंस, मसल टोन, और होता है सर वो, क्या बोलते हैं, मोटर एक्टिविटीज जो होती हैं उस, हाँ, मोटर लर्निंग, मोटर एक्टिविटीज जो होती हैं। उसके बाद सर कवरिंग आती है ब्रेन ब्रेन की, जिसमें कि हम्म। ड्यूरामीटर, उसके बाद आर्केनॉइड और पिया क्या है पायामीटर, ये कवरिंग को क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। और ठीक है। इसी में सर जो ये होता है, सब आर्केनॉइड होता है, क्या कहते हैं, उसमें ही CSF जो होता है वो फ्लो करता है। ठीक है, सब एराक्नोइड स्पेस। ठीक है जी। इसके बाद कौन से सिस्टम बचे हैं आपके? उसके बाद सर एक शायद सर एक्सक्रीटरी रह गया है, और एक्सक्रीटरी वो तो हो गया। नहीं सर, इसके एंडोक्राइन, बाद सर ग्लैंड बच गया, एंडोक्राइन ग्लैंड। है, और ये एंड रिप्रोडक्टिव है, ग्लैंड है, और सर ये सेंस ऑर्गन है, और सर लिम्फेटिक और इम्यून सिस्टम। ठीक है, इनमें 4 अब मैं बच एक गए। एक करके इनका क्लास में सुनता रहूंगा ये, ठीक है। और अगले शनिवार का आपका जो टॉपिक रहेगा, वो क्या बताया था मैंने, थेरेपेटिक योगा। नहीं सर, साइकोलॉजी बताया था सर वैसे आपने। ठीक। हाँ, साइकोलॉजी बता दिया था। ठीक है, फिर साइकोलॉजी इससे न, अगले वाले से, लेकिन उतने अच्छे से नहीं कर रहे हैं जितने से जो है एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी जो पोटेंशियल है उसको पहचानिए कि आप कितनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लग जाइए। अभी आप 100% नहीं दे रहे हैं अपना, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, 100% दीजिए अपना पेपर में। अभी आप 70-80 पे हैं, तो एक्स्ट्रा ये 20-30% का एफर्ट आपको करना पड़ेगा एग्जाम क्लियर करने के लिए। ठीक है। नहीं तो लास्ट में फिर अगर इसी तरह से आप तैयारी करते रहे, तो वो 2 या 3 क्वेश्चन का ही गैप रह जाता है नेट JRF क्लियर होने में। ठीक है। जो वो 20-30% का जो गैप रहेगा, ठीक है, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन इधर उधर और सिलेक्शन रुक गया। ठीक है, उतना ही रहेगा बस। तो थोड़ा सा डेली का टाइम इंक्रीज करिए अपना पढ़ने का, आउटपुट बढ़ाइए अपना थोड़ा सा। ठीक है। बाकी आप जितना कर रहे हैं उतना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इससे और ज्यादा आप कर सकते हैं डेली, ऐसा मुझे लगता है। जिस तरह से आप सुनाते हैं, जिस तरह से आप जवाब देते हैं, तो जो आप करते हैं वो तो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन उसको रिटेन नहीं कर पाते हैं, याद नहीं रख पाते हैं उसको। तो अगर मैं यही लेक्चर जितने आपने आज सुनाया है, अगर मैं अगले सप्ताह आपसे सुनूंगा, तो आप कम से कम 5-10 पॉइंट इसमें से भूल जाएं। ठीक है। तो वो ये कमी है बस तैयारी में, और कोई कमी नहीं। याद आप अच्छा कर रहे हैं, सुना भी ठीक देते हैं, लेकिन उस याद किए को रख नहीं पा रहे हैं दिमाग के अंदर। ठीक है। तो ये चीज वो स्टार्ट कर दीजिए, और ये आएगी आपके कॉन्फिडेंस से। और जब आप बार बार चीजों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच के याद करोगे, तब ये चीज आ जाएगी। ठीक है। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम फील होती है, तो फिर इसके बारे में मंडे को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। जी। अभी के लिए बस ये है कि जो मैंने फील किया है आपका, कि 100% मुझे एक भी स्टूडेंट का नहीं लग रहा है कि वो दे रहा है तैयारी में। तो वो अब आपको पता है कि आप काम की वजह से नहीं दे पा रहे हैं, या जॉब की वजह से, या फिर फोन ज्यादा चलाते हैं। ठीक है। तो वो आपको अपना रूल आउट करना पड़ेगा, रीजन। रीजन रूल आउट कर लेंगे तो फिर मंडे को डिस्कस कर लेंगे कि उस रीजन को कैसे दूर किया जाए, और कैसे चीजें आपको याद रहें। ठीक है। जी सर। हाँ जी। ठीक है जी, ओके फिर सर। हाँ, इतना ही रखें। हाँ, इसमें थोड़ा सा बस एक पॉइंट ही मैं बता देता हूँ अभी, कि जब भी आप रिवाइज करो, एक बार आपने नोट्स बना ली है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन 1 या 2 रफ पेज लो, और जितनी बार भी आप रिवाइज करो उसको लिख लिख के याद करो। बस रीड मत करो उसको, स्पेशली ये 6th यूनिट में। ठीक है। हर एक पॉइंट दोबारा लिखो उसका। नोट्स बना दिए हैं,
अगर मान लिया अभी आपकी पूरी एनाटॉमी में मैं मान के चलूँ 20 पेज में एनाटॉमी है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो जब अब रिवाइज किया है आपने, तो वो कम से कम 5 या 6 पेज में इतने शॉर्ट नोट आप उसके बनाओ। ठीक है। फिर इसके बाद एक बार और रिवाइज करो तो 1 या 2 पेज को इसको ले आओ पूरी एनाटॉमी को। ठीक है। फिर आपको चीजें याद रहना शुरू हो जाएंगी। तो जितनी बार भी कोई भी चीज याद करो आप लिख के। ठीक है। बस पढ़ के नहीं, रटना नहीं है। जितनी आप लिख के तैयारी करेंगे कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है। जी जी सर। थैंक सर। यू सर, ये वाला मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था सर। मुझे, मैं याद कर लेती हूँ पर फिर वो रिटेन नहीं कर पाती हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम था, पर आपने एक हाँ बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया। हाँ, लिख के करेंगे ना नहीं बनेगी, क्योंकि मान लिया रीडिंग वाली मेमोरी आपकी उड़ भी गई मान लिया, तो राइटिंग वाली मेमोरी आपकी काम आ जाएगी, याद आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि हमेशा जो विजुअल मेमोरी बनती है वो ज्यादा याद रहती है। आप जो चीज अच्छे से याद कर लेते हो बुक में से या फिर नोट्स में से, वो आपने देखा होगा सुनाते टाइम आपको उन्हीं की इमेज ध्यान में आती है कि उस स्लाइड पे वहां पे ये लिखा था। ठीक है। चाहे आप ये भी ना बता पाए लिखा क्या था, लेकिन आप ये बता देंगे कि उस स्लाइड पे ना नीचे पॉइंट लिखा था ये, पर पॉइंट क्या था ये ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है। लेकिन जब वो पॉइंट आप खुद से हाथ से लिख देंगे अपने नोट्स में 2-3 बार रिवीजन करते टाइम, तो फिर पॉइंट भी याद आ जाएगा आपको। ये भी याद आएगा कि लिखा कहाँ पे था, ऊपर लिखा है, साइड में, राइट साइड में लिखा है, लेफ्ट साइड में लिखा है। और ये भी याद आ जाएगा लिखा क्या था। ठीक है। यस सर। जी ठीक है जी, सर। फिर इतना ही रखेंगे आज का। थैंक यू सर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम। ओम सर।